नागरिक हैं उनको उनके बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में, उनकी जो इकोनॉमिक स्टेज है उनके बारे में आकलन करने का ये इसका उद्देश्य है कि चाहे उनके घर में कौन-कौन नौकरी कर रहा है, कच्चे मकान है, पक्का मकान है, कौन-सी जाति का है, किस धर्म का कौन-सा व्यक्ति है, किस जगह में कौन से मेजॉरिटी के लोग रह रहे हैं। तो ये इस आधार पे एक गणना होती है और इसका जो है एक स्टैटिस्टिक्स तैयार की जाती है जिसका एक उद्देश्य ये होता है कि पूरे भारत देश में कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से व्यक्ति और किस जाति के व्यक्ति और उनका क्या जो इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या उनके घर में नौकरी पेशेकर्ता वाले लोग हैं या नहीं हैं, बेरोज़गार हैं, तो किस तरह के व्यक्ति हैं, इसका पूरा जो है एक ब्यौरा सरकार कलेक्ट करती है। तो आपको जो राइट्स मिलेंगे, हम सब जानते हैं कि जो रिज़र्वेशन के राइट हैं या जो आपका जो स्पेशल कोटाज़ हैं, चाहे वो एससी-एसटी का हो, ओबीसी का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, तो आपको जो भी अपना जो इन्फॉर्मेशन शेयर करें, वो बिल्कुल सही करें और बिल्कुल फैक्ट करें। मैडम, जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इसमें पूरे देश में जनगणना शुरू हो गया है, तो सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया है। तो आज मैं जब भी कोई नया टॉपिक आता है तो साथियों आपको जानकार जो समाज के एक्टिविस्ट होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनसे जानकारी लेकर आपको बताने का मैं कोशिश करता हूं। तो आज मैं जो जनगणना होने जा रहा है, तो शहर में, गांव में और हर जगह ये गणना शुरू हो चुका है। तो आज मैं समझने के लिए आया हूं कि जो जनगणना है तो उसमें कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमको उसमें धर्म के कॉलम में क्या लिखना है, अपनी जात क्या लिखना है। तो हमारे साथ एडवोकेट साक्षी विद्यार्थी हैं, जाने माने वकील हैं, वो अक्सर इस टॉपिक पे खुलकर अपनी बात रखती है, उनसे समझने की कोशिश करूंगा। मैडम, अभी मई में सरकार ने सर्कुलर जारी कर चुका है और जनगणना शुरू हो गया है। तो आज मैं समझने के लिए आया हूँ कि जो गणना हो रहा है, जाति गणना है या गणना है, ये क्या है ये? देखिए, हम सबको जिस तरह से पता है कि जनगणना का सर्कुलर जारी हो चुका है और जनगणना 2 फेज़ में संपन्न होगी। इसका पहला फेज़ सितंबर 2026 तक चलेगा और उसके बाद में जो सेकंड फेज़ की जो जनगणना होगी, जो जातिगत जनगणना होगी, वो 2027 में प्रारंभ होगी। और इसका मोटा-मोटा अगर आपको ये समझें कि इसका जो मेन उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे जो भी व्यक्ति हैं, जो आपके जो नागरिक हैं, उनको उनके बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में, उनकी जो इकोनॉमिक स्टेज है, उनके बारे में आकलन करने का ये इसका उद्देश्य है कि चाहे उनके घर में कौन-कौन नौकरी कर रहा है, कच्चे मकान है, पक्का मकान है, कौन-सी जाति का है, किस धर्म का कौन-सा व्यक्ति है, किस जगह में कौन से मेजॉरिटी के लोग रह रहे हैं। तो ये इस आधार पे एक गणना होती है और इसका जो है एक स्टैटिस्टिक्स तैयार की जाती है जिसका एक उद्देश्य ये होता है कि पूरे भारत देश में कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से व्यक्ति और किस जाति के व्यक्ति और उनका क्या जो इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या उनके घर में नौकरी पेशेकर्ता वाले लोग हैं या नहीं हैं, बेरोज़गार हैं, तो किस तरह के व्यक्ति हैं, इसका पूरा जो है एक ब्यौरा सरकार कलेक्ट करती है। बहुत सारे लोग को मुझे फोन आया, तो जो बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, उनका कहना है कि अगर गणना होगा, जब जाति गणना, तो हम जाति में क्या लिखें और धर्म की जो कॉलम है उसमें हम क्या लिखें? देखिए, जाति में अगर जो भी व्यक्ति अगर हिंदू है तो हिंदू ही लिखेगा, ठीक है? और जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और जो बौद्धिस्ट हो गए हैं या वो अन्य किसी उसको मानते हुए हैं, जो बाबा साहब को मान लीजिए नहीं भी मानते हैं और किसी और दूसरे उसको मानने लगे हैं, तो वो उस हिसाब से अपना जो फॉर्म है उसमें फिल करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि बौद्धिस्ट भी आपका हिंदू में ही आता हुआ है, ठीक है? तो आपको जो राइट्स मिलेंगे, हम सब जानते हैं कि जो रिज़र्वेशन के राइट हैं या जो आपका जो स्पेशल कोटाज़ हैं, चाहे वो एससी-एसटी का हो, ओबीसी का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, तो आपको जो भी अपना जो इन्फॉर्मेशन शेयर करें, वो बिल्कुल सही करें और बिल्कुल फैक्ट करें। बढ़िया है कि जात तो केवल हिंदू धर्म में होता है, तो बौद्ध धर्म में तो जात होता नहीं। तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि जब हम बौद्ध लिखेंगे तो उसमें जात कैसे कॉलम में लिखें? वो सवाल ही नहीं जात का। देखिए, ऐसा है कि बौद्ध धर्म में कोई जात नहीं होती है, पर हिंदू के अंदर ही जो है ये आते हुए हैं, बौद्धिस्ट आते हुए हैं। और आप ये समझिए कि अगर हिंदू हिंदू है और उसमें जो हमें स्पेशल जो रिजर्वेशन दिया गया हुआ है,
अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म के अंदर जो एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण दिया गया हुआ है, वो अगर हम बौद्धिस्ट में कन्वर्ट भी हो जाते हैं तो वो उनको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि बौद्धिस्ट का कोई कास्ट नहीं होता है, ये एक मान्यता है जो भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता है। आप ये बात एक दिमाग में रखें, या आपके चैनल के माध्यम से जो लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं आपके चैनल को, वो ये बात ध्यान में रखें कि बौद्धिस्ट बनने का मतलब हमारा धर्म परिवर्तन से मतलब नहीं होता है, ये कन्वर्जन नहीं होता है हमारा कि हम एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बुद्ध भी, गौतम बुद्ध भी यहीं के थे और यहीं से गए हुए हैं, और उनके मानने वाले करोड़ों लोग सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इंडिया में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जो है गौतम बुद्ध को मान रहे हुए हैं। मैडम, जो अधिकारी आएंगे गणना करने के लिए, तो क्या वो अपनी मर्जी से सवाल पूछेंगे या उनको कोई नमूना है? देखिए, उनका एक फॉर्म सेट हुआ है, ठीक है, वो उसके हिसाब से सवाल पूछेंगे और जिस चरण में आ रहे हैं वो उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक सेट फॉर्मेट है उनका, जो अगर वो प्रथम चरण में आते हैं तो वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या आपका मकान बना हुआ है, कच्चा है, बिजली का आपका कनेक्शन है कि नहीं है, या सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, या बाकी सारी चीज़ें हैं, वो घर में आपके कौन कौन है, शैक्षिक है, अशैक्षिक है, तो उसके हिसाब से वो करेंगे। और जो सेकंड फेज में है उसमें जाति के हिसाब से करेंगे। तो ये एक सरकार द्वारा जो बनाया गया नमूना है उसके हिसाब से ही सवाल वो जवाब करेंगे। क्या मैडम, जो अधिकारी आएंगे पहले वो कॉपी पे रफ करेंगे, उसके बाद जो है अपनी मर्जी से फॉर्म भर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो रफ नहीं करेंगे, वो तो आपसे पूछेंगे और वहीं पे आपके सामने ही फॉर्म फिल करेंगे। क्या वो जो फॉर्म भरेंगे उसका आपका साइन भी होगा? बिल्कुल, ऐसा देखिए, ऐसा जो है, जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई साइन होगा। वो आपसे सिर्फ सवाल जवाब करेंगे, है ना? और उसके बाद में जो पूरा एक ब्यौरा वो तैयार करेंगे, उसके बाद में वो जो प्रेजेंटेशन है उसको सबमिट करेंगे। ठीक है, जी। अगर मान लीजिए कोई सवाल पूछ रहा है सामने वाले से और सवाल नहीं समझ पाया तो बताए, तो अगर वो गलत निकला तो क्या उसको झूठा करार देंगे? आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि अगर कोई सवाल नहीं समझ पाया, हाँ। तो ज़रूरत ये है कि वो दोबारा सवाल पूछ ले। नहीं, ठीक है? जैसे और अगर और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाती है, आप नहीं बता पाते हैं किसी कारणवश, या आपको जानकारी नहीं है, तो आप जाके दोबारा से बता सकते हैं उस चीज़ को, अपना जो है दोबारा से उसको रिकन्फर्म कर सकते हैं या रीचेक कर सकते हैं बाद में कि ये क्या हुआ है, आपसे क्या चीज़ छूट गई है। मैडम, एक सवाल ऐसा है कि आया, उसने पूछा कि भाई आपके पास बाइक है, तो वो नहीं कंफ्यूज करेगा मेरे नाम से या कि लड़के के नाम से, किसके नाम से। तो उसका लड़का बोल दिया कि नहीं है एक बाइक, वो नहीं समझ पाया कि मेरे नाम से तो बाइक नहीं है, लड़के के नाम से है, झूठ तो बोल रहा है। इसलिए मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, मैं दर्शक समझ जाए। हाँ, नहीं, ऐसा है कि आपको जो वास्तविकता है वो बतानी पड़ेगी, और ऐसा है कि इतना डिटेलिंग में वो नहीं जाएँगे कि आपके घर में बाइक है या सोना-चांदी है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएँगे। और सरकार की तरफ से एक सेट फॉर्मेट उनको दिया गया होता है, वो उसके अकॉर्डिंग आपसे सवाल-जवाब करेंगे। और बाकी जो है उनका जो मेन मकसद है वो आपकी जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसके बारे में जानकारी लेना, ये उनका उद्देश्य है। और उसके हिसाब से एक रिपोर्ट वो तैयार करेंगे जो सरकार को बाद में सौंप देंगे, जिससे कि जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि कहाँ पे पूरे प्रदेश में, किस गांव में या किस जिले में कौन सा व्यक्ति शिक्षित है, या कितने शिक्षा का जो दर है वो कितना है, या जो समाज की स्थिति है, जो पिछड़े लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके यहाँ पे कितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, है ना? तो इस बात का जो आकलन करना, ये जिम्मेदारी सरकार की, और इसीलिए जो है हर बार जो है एक जनगणना का ये सर्कुलर जारी होता है, और इसका यही उद्देश्य होता है। मैडम, सावधानी क्या बरतना है कि क्या फर्जी लोग भी आएंगे गणना करने के लिए? तो हमारे दर्शक को आप समझाइए कि क्या सावधानी बरतना है। देखिए, फर्जी लोग गणना करने नहीं आएँगे। हाँ, अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं सामने आया है। हाँ, आज का जिस तरह का परिवेश है, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग फर्जी लोग भी आ जाते हैं, और आपका तो जो फर्जी लोग आएँगे वो आपसे ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि जो आपकी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, जैसे आपका
आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक डिटेल है, आधार कार्ड। ऑर्नामेंट का डिटेल है, ठीक है, कितना ये है, तो वो आपसे वो जानकारी जानने की कोशिश करेंगे, जो आपका पर्टिकुलर लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो फ्रॉडियल टाइप के हैं, इनसे हमें बचने की ज़रूरत है। इस तरह के जो मतलब इस जनगणना के अलावा जो कई सारे लोग, बहुत सारे ऐसे सिंडिकेट लोग बनाते हैं और लूटपाट करने के उद्देश्य से, या डिजिटल फ्रॉड करने के उद्देश्य से, या ऑनलाइन आपसे जानकारी मांगते हैं, ओटीपी शेयर करते हैं, तो इस तरह की हमें चीज़ों से सचेत रहना हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो वास्तविकता है आपकी, जो वास्तविक स्थिति है, आपको उससे ही अवगत कराना है, ना कि कोई चीज़ छुपानी है या फिर बढ़ा चढ़ा के बतानी है। दोनों बातें हैं। आप ना ही कोई चीज़ छुपाएं और ना ही कोई चीज़ बहुत बढ़ा चढ़ा के, ये कि लोग क्या सोचेंगे, इस लोगों के प्रभाव में आके मतलब कोई ऐसी बातें ना बताएं। मैडम, हमने जो बताया तो क्या वही वो फिलअप कर रहे हैं या क्या फिलअप कर रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा? देखिए, ऐसा है कि इस बारे में तो जानकारी आपको बाद में ही पता चलेगी कि वो वही फिलअप कर रहे हैं या बाद में फिलअप कर रहे हैं। वो जब वहाँ पे सबमिट होगा, उसके बाद से डाटा जो तैयार होगा या फिर आप देखेंगे, तो ये तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से है। अब इसमें भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की ये है कि निष्पक्ष जनगणना हो, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि जनगणना का जैसे मैंने बताया कि उसका जो उद्देश्य होता है वो लोगों के विकास, लोगों की परिस्थितियों को और वास्तविक जो उनका स्टेटस है, जो रहन सहन है, उसके बारे में जानकारी लेकर के उनके उत्थान के लिए कार्य करना, ये सरकार का उद्देश्य होता है। और इसीलिए समय समय पर इस तरह की जनगणनाएं कराई जाती हैं। तो जरूरी ये है कि सरकार की तरफ से एक निष्पक्ष जनगणना कराई जाए, जिसके तहत जो वाकई में पीड़ित समाज का जो निचला व्यक्ति है, जो परेशान व्यक्ति है, उसको अवसर प्रदान हो सके। ऐसा ना हो कि कोई जगह जानबूझकर जहाँ पे वहाँ लोग ना जाकर उसकी जो परिस्थितियां हैं अपने आप उस चीज का आकलन कर दें। तो इस तरह की चीजों को, इसका ये सरकार और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि इस तरह की लापरवाही कहीं ना हो। मैडम, अगर कोई आदमी फार्म नहीं भरा पाता और ड्यूटी पे है तो क्या कोई दूसरा फार्म भरवा सकता है? हाँ, उसके घर में अगर कोई और अन्य व्यक्ति है तो वो फॉर्म भरा सकता है। वो वहाँ पे जाकर वो आएँगे, आपके यहाँ पे आएँगे, लोगों से पूछेंगे, और एक बार नहीं, हो सकता है हफ्ते में कई बार विज़िट करें और एक जगह उनका केंद्र भी होगा। तो आप, अगर ऐसा है कि आपके घर में भई आप ड्यूटी पे गए हैं, आपका पूरा परिवार थोड़ी नहीं गया होगा। आपको जानकारी ले करके आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। अगर आपका छूट भी गया है तो, या कोई बात है, तो आप जो लोग होते हैं वहाँ पे सक्षम अधिकारियों से मिलके अपनी बात बता सकते हैं, और जो भी वास्तविक स्थिति है आप बता सकते हैं कि क्योंकि मैं बाहर गया था या ड्यूटी पे था, तो उस हिसाब से आप उनसे बात कर सकते हैं। और बहुत ही ये ईज़ी प्रोसेस है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब कोई बहुत ही टिपिकल या क्रिटिकल नहीं है कि आपका छूट गया तो फिर अब क्या होगा इसके बाद में। उस तरह का कोई ऐसा वो नहीं है, माहौल नहीं है। ये सब लोग कुछ चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के बता रहे हैं, हाइप बना रहे हैं, इसलिए कई सारी भ्रांतियाँ जो है समाज में उत्पन्न हो रही हैं कि ऐसा होगा तो क्या करेंगे, या हमारा ये छूट जाएगा, या फिर हमारी बाइक बतानी है, या ये बताना है, या जाति में क्या भरेंगे। आपको अपनी वास्तविकता बतानी है, और बाकी जो है ये काम उन अधिकारियों का है, समाज का है। बस आपको ये करना है कि एक ज़िम्मेदार नागरिक, भारत का एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का परिचय देना है उन अधिकारियों को, और साथ ही साथ में समाज के अन्य लोगों को भी, जिससे कि ये है कि जब भारत के उत्थान के लिए और विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाएं, या जो जनगणना की जो पब्लिश हो, जो लिस्ट पब्लिश हो, उसमें ये है कि वो स्कीम्स उसके आधार पे बना सकें और आप उससे अधिक लाभान्वित हो सकें। मैडम, आज लास्ट सवाल, ये जो आपका वीडियो है ये गांव, देहात, शहर में हर जगह जाएगा, तो मैं ये करूँ कि ये जनगणना जो होगा गांव में होगा, शहरों में होगा, ये सवाल दोनों बराबर रहेगा कि अलग अलग सवाल रहेंगे? नहीं, दोनों दोनों जगह होगा जनगणना। हाँ, दोनों जगह होगी। बस ये है कि अलग-अलग चीज़ें कुछ पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ दोनों जगह सेम ही वो रहेगा। देहात हो, पैटर्न गांव हो, होगा। शहर हो। हाँ, सेम ही पैटर्न रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, जैसे आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ सवाल बदल सकते हैं, नहीं तो सब सेम ही रहेगा। चलो ठीक है मैडम, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, देख सकते हैं कि हमारे साथ एडवोकेट साक्षी विद्यार्थी जी, कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया मेरे बताएं, और आपसे निवेदन है कि आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी टिप्पणी में लिखेंगे, और आपसे निवेदन है कि हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।